झूमरों की झिलमिलाती रोशनी, वायलिन की धीमी धुन और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी। सिंह कॉरपोरेशन की इस एनिवर्सरी पार्टी का माहौल बेहद संजीदा था, ठीक उसके करता धरता आर्यवीर सिंह की तरह। थ्री पीस सूट पहने, चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती और आंखों में गहरी कशिश लिए आर्यवीर जब हॉल में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें जैसे थम सी गईं। उसका अनुशासन ऐसा था कि परिंदा भी पर मारने से पहले इजाजत ले, लेकिन आर्यवीर के उसूलों और कायदे कानूनों का ये किला चंद सेकंड्स में ही ढहने वाला था, क्योंकि अभी उस आफत की पुड़िया की एंट्री होनी बाकी थी जो सबकी नाक में दम किए रखती थी, खासकर आर्यवीर सिंह की नाक में। सिंह कॉरपोरेशन की इस कामयाबी और चकाचौंध के पीछे एक ऐसा कड़वा अतीत भी छिपा था जिससे आज की बिजनेस दुनिया पूरी तरह अनजान थी। सालों पहले जब सिंह एम्पायर दुश्मनों के निशाने पर था, तब एक रात आर्यवीर के पिता पर एक जानलेवा हमला होने वाला था। दुश्मनों ने उनकी गाड़ी को उड़ाने की पूरी साजिश रच ली थी, लेकिन उस बदकिस्मत रात ऐन वक्त पर किसी जरूरी दस्तावेज को पहुंचाने के सिलसिले में सानवी के पापा आर्यवीर के पापा की उसी गाड़ी को लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। जाते हुए उन्हें न जाने क्या सूझी कि उन्होंने सानवी और अपनी पत्नी अनीता को भी साथ ले लिया। शायद इसलिए कि उस दिन सानवी की छुट्टी थी और वो सुबह से ही मुंह फुलाकर बैठी हुई थी कि उसे घूमने के लिए बाहर जाना है। विनोद जी ने सोचा, इस तरह सानवी को भी घुमा लेंगे और उनका काम भी हो जाएगा। जाने अनजाने जो मौत आर्यवीर के पिता के हिस्से में आनी थी, उसे सानवी के पेरेंट्स ने अपने गले लगा लिया। उस खौफनाक कार ब्लास्ट में सानवी के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई और सानवी बुरी तरह घायल हो गई। जब सिंह परिवार को इस बात का पता चला तो पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्यवीर के पिता को जिंदगी भर का ये मलाल मिल गया कि उनकी वजह से उनके सबसे वफादार दोस्त और उनकी पत्नी की जान चली गई। मरते मरते उन्होंने अपनी सबसे कीमती अमानत, अपनी मासूम सी बेटी सानवी की जिम्मेदारी सिंह परिवार को सौंप दी। दादा हुक्म ने भी उसी वक्त सानवी के पेरेंट्स की जलती हुई चिता को गवाह मानकर वादा किया था कि जब तक सिंह परिवार का वजूद रहेगा, सानवी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। यही वजह थी कि सिर्फ 15 साल की मासूम उम्र में आंखों में आंसू और दिल में अपनों को खोने का डर लिए सानवी ने पहली बार सिंह मेशन की उस आलीशान दहलीज पर कदम रखा था। उस वक्त वो एक सहमी हुई बच्ची थी जिसे पूरा परिवार एक एहसान और गहरे गिलानी के भाव से देखता था। लेकिन वक्त के साथ दादा हुक्म के बेइंतहा लाड प्यार ने उसके आंसुओं को शरारत में बदल दिया। आज देखते ही देखते 5 साल बीत चुके थे और वो 15 साल की नादान बच्ची अब 20 साल की एक खूबसूरत, चुलबुली और बेबाक लड़की बन चुकी थी। इन 5 सालों में सानवी इस घर के हर कोने पर अपना हक जमा चुकी थी और जहां पूरा घर आर्यवीर सिंह के गुस्से के आगे सिर झुकाता था, वहीं 20 साल की सानवी अपने उसी पुराने नरखट जिद से आर्यवीर के हर कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने का हुनर बखूबी सीख चुकी थी। अभी भी वो आर्यवीर की पार्टी का मजा खराब करने वाली थी। पार्टी में सानवी की एंट्री आर्यवीर के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। आर्यवीर पूरी संजीदगी के साथ चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान सजाए विदेशी क्लाइंट के साथ करोड़ों की डील फाइनल कर रहा था। उसके हाथ में सिंह कॉरपोरेशन के वो बेहद सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर कुछ ही पलों में साइन होने वाले थे कि तभी हॉल के भारी दरवाजे को जोर से धकेलते हुए हवा के झोंके की तरह सानवी अंदर आई। एक हाथ में जूस का गिलास हवा में लहराते हुए दूसरे हाथ से लहंगे को ऊपर उठाए और चेहरे पर एक मासूम सी नटखट मुस्कान लिए वो पार्टी के कायदे कानूनों से बेखबर भीड़ को चीरती हुई सीधे आर्यवीर की तरफ बढ़ी, क्योंकि दादा हुक्म ने उसे कहा था कि वो आर्यवीर को बुलाकर लेकर आए। उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सानवी की ऊंची हील फर्श पर फिसली और वो सीधा आर्यवीर के ऊपर जाकर गिरी। जैसे तैसे आर्यवीर ने खुद को जमीन पर गिरने से बचाया था और सानवी की कमर में हाथ डालते हुए उसे भी गिरने से बचाया था, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि उस गिलास का रेड जूस न सिर्फ आर्यवीर के उस महंगे बेदाग वाइट शर्ट और सूट पर फैला था, बल्कि टेबल पर रखे उन करोड़ों के ओरिजिनल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पर भी सिहाई की तरह बिखर गया, जिससे उन पर लिखे सारे शब्द पल भर में मिट गए। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। विदेशी क्लाइंट की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यवीर के चेहरे पर गुस्से का खौफनाक सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी मुट्ठियां इस कदर भिज गईं
कि माथे की नसें तन गईं। एक झटके से उसने सानवी का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ हॉल के उस हिस्से में ले गया जहां मेहमान बिल्कुल भी नहीं थे। वो उसे इतनी जोर से खींचता हुआ लाया था कि सानवी के नाजुक बाजू में उसकी सख्त उंगलियां धंस गई थीं और वो दर्द से बिलबिला उठी थी। आर्यवीर के इस रौद्र रूप को देखकर सानवी की सारी नटखटबाजी हवा हो गई थी और वो बुरी तरह डर गई। खौफ के मारे उसने तुरंत अपनी आंखें किसी डरे हुए कबूतर की तरह कसकर बंद कर लीं, ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली को सामने देखकर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है और सोचता है कि अब खतरा टल गया है। वो वहीं पत्थर बनी खड़ी हो गई और मन ही मन पागलों की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भगवान जी से गुहार लगाने लगी। हे बजरंगबली, रक्षा करना, आज इस खड़ूस जिल्लात के गुस्से से मुझे बचा लो, वरना ये आज मुझे जिंदा चबा जाएगा। आर्यवीर ने अपनी सुलगती नजरें सानवी के उस सहमे हुए चेहरे पर टिकाई और फिर गुस्से से गुर्राते हुए बेहद भारी आवाज में कहा, सानवी आंखें खोलो। तुम्हारी वो आंखें बंद कर लेने से ये जो रायता तुमने यहाँ फैलाया है ना, वो गायब नहीं हो जाएगा। ओपन योर आइज। उसकी कड़कती आवाज़ सुनकर सानवी ने थर थर काँपते हुए धीरे से अपनी एक आंख खोली और फिर दूसरी। आर्यवीर का कड़ा चेहरा इतने करीब देखकर वो बुरी तरह हड़बड़ा गई और डर के मारे उसके मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकलने लगे। वो मिस्टर एंग्री मैन, मेरा मतलब है पतिदेव। नहीं नहीं, होने वाले पतिदेव। मेरा मतलब है किसी के तो पतिदेव होंगे ना। तो दरअसल वो बाएं लाल थी और आपके कागज सफ़ेद। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट कर देती हूँ। और वैसे भी इतनी सूखी बिजनेस मीटिंग चल रही थी आपकी। मैंने तो बस आपकी करोड़ों की डील को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया ताकि वो आसानी से बह सके। सानवी। आर्यवीर की खौफनाक दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी और उसकी दहाड़ पर सानवी बुरी तरह उछलकर 2 कदम पीछे हटी थी। अब उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। सानवी की इस बकवास और बेसिर पैर की दलीलों को सुनकर आर्यवीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से इस कदर पागल हो उठा कि अगर वहां दादा हुक्म न पहुंच जाते तो वो सानवी को उसी वक्त हॉल से बाहर फेंक देता। सानवी की आंखों में तैरते आंसू बस पलकों का किनारा तोड़कर बहने ही वाले थे कि सानवी की आंखों में आंसू देखकर आर्यवीर का गुस्सा शांत होने की बजाय और भी भड़क उठा। वो गुस्से से गुर्राया, खबरदार, खबरदार, जो तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बाहर आया। सानवी, नफरत है मुझे इन आंसुओं से और रोने वाली लड़कियों से। एक तो दुनिया भर की गलतियां खुद करती हो और फिर बाद में इस तरह रो रो कर खुद को मासूम और मजलूम दिखाने का नाटक करती हो। आर्यवीर की इस कड़कती बेरहम आवाज़ को सुनकर सानवी सहम गई। उसने डरे हुए बच्चे की तरह अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उन आंसुओं को वापस आंखों के अंदर धकेलने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी 2 मोटे आंसू उसकी पलकों की कोर को तोड़कर उसके सुर्ख गालों पर फिसल ही पड़े। इस पूरे घर में सब उसे फूलों की तरह रखते थे सिवाय आर्यवीर के। वो हमेशा उसे रोने की वजह दे देता था। तभी गुस्से से फुफकारते हुए आर्यवीर उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा कि नज़र जैसे ही एक पल के लिए सानवी के चेहरे पर पड़ी, उसके बढ़ते हुए कदम वहीं जम गए और उसकी जुबान से निकलने वाले कड़वे शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। वो बस उसे देखता रह गया। इस रोते हुए रूप में सानवी इस वक्त भला की खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से उसका रंग और भी निखर आया था और उसके दोनों गोरे गाल और छोटी सी नाजुक नाक गुस्से और डर के मारे टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो चुके थे। अपनी सिसकी और रोने की आवाज़ को रोकने की जद्दोजहद में उसने अपने निचले के रसीले गुलाबी होंठ को अपने दांतों तले बेरहमी से दबा रखा था, जिससे उसके चेहरे पर एक ऐसी कातिलाना मासूमियत उभर आई थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन। रोने के कारण उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें पानी से भरी होने की वजह से और भी ज़्यादा गहरी, जादुई और चमकीली लग रही थीं, मानो पानी के भीतर 2 नायाब हीरे तैर रहे हों। गुस्से से भरे उस आलिशान हॉल की चकाचौंध के बीच सानवी इस वक्त एक ऐसी बेकसूर ओस से भीगी नाजुक कली लग रही थी। आज की बिजनेस एनिवर्सरी पार्टी की थीम ब्लैक थी और सानवी ने उसे थीम को अपने अंदाज में ढालते हुए एक बेहद खूबसूरत ब्लैक नेट ऑर्गेंजा अनारकली लहंगा पहना हुआ था। उस गहरे काले रंग के लिबास में चांदी के बारीक तारों से जो जरदोजी का काम हुआ था, वो सानवी के दूधिया सफ़ेद रंग पर इस तरह खिल रहा था जैसे मानो अमावस्या की घनी काली रात में कोई चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा हो। लहंगे का गहरा और भारी घेरा फर्श को छू रहा था
और उसकी स्लीवलेस चोली सानवी के नाजुक कंधों और उसकी कॉलर बोन को पूरी तरह फ्लांट कर रही थी। गले में सिर्फ एक बारीक चांदी की चैन और कानों में छोटे से डायमंड स्टड्स सानवी की सादगी को और भी कातिलाना बना रहे थे। इससे पहले भी आर्यवीर ने कई बार सानवी को देखा था, लेकिन इस तरह गौर से कभी नहीं। शायद मौका ही नहीं मिला। वो हमेशा उछलती कूदती लोअर टी शर्ट तो कभी जीन्स टी शर्ट में घूमती रहती थी। आज उसका ये रूप ही अनोखा था जो आर्यवीर ने पहली बार देखा था। उसके इस बेइंतहा हुस्न ने पल भर में आर्यवीर के रोंगटे खड़े कर दिए। दिल की धड़कन जोर से बजने लगी थी, जैसे दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसका वो कातिल रूप आर्यवीर के सीने में सीधा उतर गया। वो चाहकर भी अपनी सुलगती आंखें सानवी के उस लाल पड़े चेहरे और कांपते होठों से हटा नहीं पा रहा था। आर्यवीर का जो दिल अब तक पत्थर बना हुआ था, वो सानवी के इस रोते हुए हुस्न के आगे अंदर ही अंदर बुरी तरह पिघलने लगा। अपनी इस अजीब सी बेबसी और जज्बातों के भटकाव को छुपाने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सानवी, आर्यवीर की भारी और कड़क आवाज़ हॉल में गूंजी, लेकिन इससे पहले कि उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटता, पीछे से कमज़ोर मगर रोबीली आवाज़ आई, बस करो आर्यवीर, क्यों इस मासूम बच्ची के पीछे पड़े रहते हो। वो आर्यवीर के दादाजी दादा हुक्म थे, जिनके चेहरे पर सानवी को देखते ही एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती थी। दादाजी के मुंह से सानवी के लिए मासूम बच्ची शब्द सुनते ही आर्यवीर गुस्से के मारे तिलमिलाकर रह गया। उसका पारा 7वें आसमान को भी पार कर चुका था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, दादाजी, जिसे आप मासूम बच्ची कह रहे हैं ना, वो कोई मासूम बच्ची नहीं बल्कि पूरी आफत है, साक्षात आफत। आज पता है इस आफत ने क्या किया है? मेरी करोड़ों की बिजनेस डील का नुकसान किया है इसने। आज तो ये मेरे हाथों से बचने वाली नहीं है, भले ही इसके बाद मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। ये कहते ही आर्यवीर की आंखों में खून उतर आया और वो एक बार फिर खूंखार अंदाज में सानवी की ओर बढ़ा। सानवी ने जैसे उस जल्लाद को अपनी ओर आते देखा, वो डर के मारे तुरंत भागकर दादाजी के पीछे छिप गई और उनके कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। अब जब सानवी को दादा हुक्म का मजबूत सहारा मिल गया था, तो उसकी खोई हुई हिम्मत पल भर में वापस आ गई थी। दादाजी की ओट में महफूज होते ही उसकी सारी नौटंकी फिर से जाग उठी थी। उसने दादाजी के कंधे के पीछे से अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकाला, अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाईं और आर्यवीर को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकालकर मुंह बनाने लगी। सानवी की इस बेबाक जिद और नटखट हरकत ने जलती हुई आग में घी का काम किया था। आर्यवीर का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि वो सच में उसका गला दबाने के इरादे से झपट कर आगे बढ़ा, जबकि दादाजी ने सानवी को और भी अपने साथ लगा लिया था। और फिर आर्यवीर को डांटते हुए बोले, भूल गए आर्यवीर, आज अगर सिंह कॉरपोरेशन का ये वजूद है और तुम इस मुकाम पर खड़े हो तो वो सिर्फ सानवी के पिता के उस एहसान और बलिदान की बदौलत है। ये लड़की इस घर की अमानत है, मेहमान नहीं। दादाजी की इस बात से आर्यवीर के चेहरे पर लगी गुस्से की परत और भी गहरी हो गई। आर्यवीर ने गहरी सांस ली, अपने कोट के बटन खोले और बिना एक शब्द बोले सानवी को अपनी सुलगती आंखों से घूरते हुए वहां से पलट गया। सानवी ने पीछे से उसे चिढ़ाते हुए हल्के से जीभ बाहर निकाली थी, जिसे देखकर दादाजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। तुम भी बहुत शरारती हो गई हो सानवी। मैंने तुम्हें उसे बुलाने भेजा था या फिर उसके साथ पंगा लेने? अगर अभी मैं नहीं आ जाता तो वो सच में तुम्हारा खून कर देता। तो मैं क्या करती दादाजी? पता नहीं, उस जल्लाद को देखकर सब कुछ खुद ब खुद उल्टा सीधा हो जाता है। मैं तो बस उसे आराम से आपका मैसेज देने ही जा रही थी कि पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया और फिर सब कुछ खराब हो गया। आपका थैंक्स दादाजी, जो आपने आकर मुझे उस जल्लाद से बचा लिया, वरना वो आज सच में ही मेरा खून पी जाता। सानवी हंसते हुए बोली तो दादाजी ने उसके सर पर हाथ रखकर उससे ढेर सारा प्यार किया। अच्छा चलो, अब आगे से उसके सामने कम ही आना। बहुत गुस्से में है, कोशिश करना जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता उसके सामने मत आना। मुझे भी ऐसा ही लगता है दादाजी। अब से कुछ देर पहले गुस्से से भड़कते आर्यवीर को याद करते सानवी ने डर के मारे झुरझुरी ली थी। उस हादसे के बाद सानवी कम ही आर्यवीर के सामने गई थी। कभी टकराव भी होता तो वो जल्दी से बचकर भाग जाती। इधर दादाजी की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी। दादाजी को लगने लगा था कि शायद अब उनका आखिरी समय आ गया है और उससे पहले वो कुछ ज़रूरी काम निपटाना चाहते थे। और उस दिन दादाजी ने डाइनिंग टेबल पर एक ऐसा फैसला सुना दिया कि सबके होश उड़ गए। आर्यवीर और सानवी की शादी का फैसला। आर्यवीर के लिए ये उसके उसूलों और आत्मसम्मान का सौदा था। वो उस इनमेच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में हरगिज भी शामिल नहीं कर सकता था।
डाइनिंग टेबल पर दादा हुक्म गंभीर मुद्रा में बैठे थे, जबकि पूरा परिवार सहमा हुआ खड़ा था। आर्यवीर ने अपने कोट को उतारकर सोफे पर फेंका और गहरी गुस्से से भरी सांस ली। अभी वो कुछ कहने ही वाला था, तभी दादाजी की कड़क आवाज़ गूंजी, मैंने फैसला कर लिया है। अगले महीने की 1 तारीख को आर्यवीर और सानवी की शादी होगी। ये सुनते ही जैसे पूरे हॉल में बम फटा था। आर्यवीर की माँ गायत्री देवी बदहवास होकर आगे बढ़ी। आर्यवीर और सानवी की जोड़ी कहीं से भी मैच नहीं करती थी। गायत्री जी अपने बेटे की नेचर से बहुत अच्छी तरह परिचित थीं। वो सानवी जैसी शरारती और इनमेच्योर लड़की को कभी भी अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? कहाँ आर्यवीर, जो हमारे इतने बड़े एम्पायर का एक बहुत ही जिम्मेदार और मैच्योर लड़का है, और कहाँ ये सानवी, हर वक्त ऊट पटांग हरकतें करके सबकी नाक में दम किए रखती है, जिसके खानदान का अता पता नहीं। सिर्फ एक पुराने एहसान की खातिर आप मेरे बेटे की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आर्यवीर के चाचा ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ बाबूजी, ये शादी बिजनेस और समाज दोनों के लिए एक सुसाइड है। बस। दादाजी ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी, जिसकी गूंज से सब खामोश हो गए। उन्होंने अपनी कमज़ोर और अडिग आंखों से गायत्री देवी को देखा। गायत्री, जिस एम्पायर का तुम्हें घमंड है ना, उसकी नींव सानवी के पिता के खून से सींची गई है। और आज जो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगाए बैठी हो, ये भी सानवी के बाप की देन है, वरना आज विधवा की साड़ी में मेरे सामने खड़ी होती। मेरी गिरती तबीयत गवाह है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और मैं जीते जी इस बच्ची को उसका हक और सुरक्षा देना चाहता हूँ। इस बार गायत्री जी की नज़रें नीचे को झुक गई थीं। दादा हुक्म कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे, वो सच कह रहे थे। तभी आर्यवीर आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और माथे की नसें तनी हुई थीं। उसने बेहद कड़े और ठंडे लहजे में कहा, दादाजी, आपके हर उसूल को मैंने सिर आंखों पर रखा है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी का फैसला कोई और करे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसका और मेरा कोई जोड़ नहीं। सबसे बड़ी बात, ये मुझसे पूरे 10 साल छोटी है, और ये अनमैच शादी हरगिज़ भी नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हॉल के कोने में खड़ी सानवी की दुनिया ही बदल चुकी थी। जहाँ बाहर सब चीख चिल्ला रहे थे, वहीं सानवी के दिल के भीतर खुशी के मारे हजारों लड्डू फूट रहे थे। वो सिर झुकाए खड़ी थी, पर उसकी उंगलियां उसके दुपट्टे के कोने को मरोड़ रही थीं। दिल ही दिल में एक अजीब सा सुकून और अपनी जीत के भरोसे के साथ चहक उठी। आप भले ही मुझसे कितना भी दूर क्यों ना भाग लें एंग्री मैन, और इस शादी के नाम से ही आपका पारा भले 7वें आसमान पर पहुंच जाता हो, पर एक दिन आपकी इस कड़क मूछों को ढीला करके इस पत्थर दिल को पिघलाकर अपने प्यार का इकरार करवा कर ही रहूँगी। आप हाँ नहीं कह रहे ना? मत कहिए, पर इस सानवी की किस्मत में सिर्फ आप ही लिखे हैं। ये बात मैं बहुत जल्द आपको मनवा कर रहूँगी। वो मन ही मन सोचते हुए खुशी से नाच रही थी, भले ही बाहर अभी एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा था। रात के सन्नाटे में सिंगमेशन का गलियारा एकदम खामोश था। तभी आर्यवीर के भारी कदमों की आहट सानवी के कमरे की ओर बढ़ी। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। बिना दस्तक दिए उसने सानवी के कमरे का दरवाज़ा खोला और एक ठंडी आंधी की तरह अंदर दाखिल हो गया। सानवी बेड पर बैठी कोई मैगजीन उलट रही थी। आर्यवीर को अचानक इस तरह सामने देखकर उसकी धड़कन ने एक पल के लिए रफ्तार पकड़ी, पर अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत तैर गई। आर्यवीर बिना वक्त गवाए उसके बिल्कुल करीब आया। उसकी कड़क परछाई सानवी के नाजुक वजूद पर छा गई। उसने झुककर सानवी की आंखों में सीधे देखते हुए बेहद ठंडे और डरावने लहजे में कहा, देखो लड़की, अपनी भलाई चाहती हो तो कल सुबह खुद दादाजी के पास जाओ और शादी के लिए मना कर दो, वरना याद रखना, शादी के बाद इस घर में तुम्हारा जो हाल होने वाला है तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा कि तुम्हें रोने के लिए भी आंसू कम पड़ जाएंगे। उसकी इस खौफनाक धमकी से डरने की बजाय सानवी ने अपनी पलकें मटकाईं और मैगजीन को साइड में रखकर बेड पर आराम से टिक गई। उसने चेहरे पर एक मासूम सी मासूमियत ओढ़कर पूछा, क्यों, आप कोई ड्रैकुला हैं जो शादी के बाद मेरा खून पी जाएंगे? और भला मैं शादी से इनकार क्यों करूं? मुझे मुफ्त में इतना बड़ा महल, इतना नाम और सबसे बढ़कर इतना हैंडसम दूल्हा मिल रहा है। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर आर्यवीर के बिल्कुल करीब आकर अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए चहकी। आर्यवीर ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए उसे घूरा। वैसे कभी आईने में खुद को गौर से देखा है आपने? इतने प्यारे हैं आप, बस हर वक्त इस सड़े हुए चेहरे पर गुस्सा थोपे रहते हैं।
अगर इस चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रख लेना तो कसम से और भी प्यारे लगेंगे। बस इसीलिए तो मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं मिस्टर मंगेतर। उसने मंगेतर शब्द पर अच्छा खासा जोर देते हुए कहा। सानवी, आर्यवीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची, पर जब उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया तो उसने आगे बढ़कर सानवी के नाजुक बाजू को अपनी मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया और एक झटके में उसे अपनी ओर घुमा लिया। दोनों के बीच का फासला अब ना के बराबर था। आर्यवीर की गर्म सांसें सीधे सानवी के चेहरे पर टकरा रही थीं। आर्यवीर के इतना करीब आने पर सानवी के दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ गई, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक जुनूनी मोहब्बत अंगड़ाई ले रही थी। आर्यवीर की गर्म सांसें सीधे उसके चेहरे पर बिखर रही थीं, जिसने सानवी के भीतर एक मदहोश सिहरन जगा दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं और सीधे आर्यवीर की सुलगती आंखों में देखते हुए अपने कदम पीछे हटाने की बजाय 1 इंच और उसके करीब हो गई। उसकी इस बेबाक नज़दीकी से खुद आर्यवीर का भी एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। सानवी के होठों पर एक मदहोश कर देने वाली शरारत उभर आई। उसने अपनी नाजुक उंगलियों को धीरे से ऊपर उठाया और आर्यवीर के कोट के बटन को हल्के से घुमाते हुए बेहद कांपती पर मदभरी आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, गुस्से में तो आप और भी प्यारे लगते हैं, और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं मिस्टर एंग्री मैन। वैसे दिल इतनी जोर से धड़क रहा है आपका, ये गुस्से की वजह से है या फिर मेरे इतने करीब आने की वजह से? इस अचानक और बेबाक बार पर आर्यवीर के सीने का सारा गुस्सा पल भर में गहरे जुनून में तब्दील होने लगा। उसने सानवी की आंखों में झांकते हुए बेहद धीमी, गहरी और भारी आवाज में कहा, होश में तो हो लड़की, जरा अपनी उम्र देखो और अपना ये नाजुक बदन देखो। मुझसे पूरे 10 साल छोटी हो तुम। मेरे आगे तुम्हारा ये वजूद एकदम मक्खन की तरह है। जरा सा दबाऊंगा तो बिखर जाओगी। जानती भी हो शादी सिर्फ नाम की नहीं होती, शादी के बाद और भी बहुत कुछ करना होता है। एक कमरे में और फिर एक ही बिस्तर पर कैसे सह पाओगी तुम शादी के बाद की मेरी शिद्दतों को, मेरे इस रफ एंड टफ स्पर्श को और मेरे उस दीवाने जुनून को? डर है कि कहीं सुहागरात की पहली रात में तुम्हारी जान न निकल जाए। पूरी जिंदगी मेरा ये रूप कैसे झेलोगी तुम? आर्यवीर ने जानबूझकर अपनी आवाज में एक मर्दाना हनक और गहरा रौब पैदा किया था ताकि सानवी डरकर पीछे हट जाए। उसकी उंगलियों का दबाव सानवी के बाजू पर और बढ़ गया था, जिससे सानवी के पूरे बदन में एक अनजानी सी सिहरन दौड़ गई। आर्यवीर के इतना करीब होने और उसकी सुहागरात वाली बात को सुनकर सानवी के गोरे गालों पर शर्म के मारे गहरी लाली के रंग छा गए थे। उसका दिल अंदर ही अंदर जोर जोर से बुरी तरह से धड़कने लगा था। लेकिन सानवी तो सानवी थी, वो भला पीछे कैसे हट सकती थी जब बिन मांगे उसकी मुराद पूरी हो रही थी। जब पहली बार वो इस घर में आई थी, उसे सबसे ज़्यादा अजीब और रूखा इंसान आर्यवीर ही लगा था, जो उससे कभी भी बात नहीं करता था। लेकिन न जाने कब ये रूड और घमंडी सा इंसान उसके दिल पर अपनी सल्तनत जमाकर बैठ चुका था। खुद सानवी को भी पता नहीं चला। उसने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को संभाला और सीधे आर्यवीर की सुलगती आंखों में अपनी शरारती आंखें डाल दी। उसने बेहद बेबाक और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी भी नहीं हूँ मैं मिस्टर एंग्री मैन, पूरे 20 साल की जवान लड़की हूँ। और रही बात आपके जुनून और आपकी शिद्दतों की, तो प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार। अगर आप मुझे सुहागरात में थोड़ी सी तकलीफ़ भी देंगे तो आपकी वो तकलीफ़ और वो जुनून भी मैं हंसकर सह लूँगी। आखिर पतिदेव का इतना हक तो बनता है। सानवी का ये बेबाक, निडर और हल्का सा बेशर्म अंदाज देखकर आर्यवीर अंदर तक हिल गया। खुद ब खुद उसके हाथों की पकड़ सानवी के बाजू पर ढीली पड़ गई। उसे ये उम्मीद थी कि ये लड़की रोने लगेगी या शादी तोड़ने के लिए मान जाएगी, पर ये हाथों पासा ही पलट गया था। उसने झटका देकर सानवी का बाजू छोड़ा, 2 कदम पीछे हटा और हताशा में अपना माथा मसल कर रह गया कि इस पागल लड़की से आखिर पार कैसे पाया जाए। उस पर एक घूरती नज़र डालता वो लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया, जबकि सानवी अपने दिल की धड़कनों को संभालती वहीं बेड पर बैठ चुकी थी। उफ, कितना बेबाक और बेशर्म इंसान है ये, शादी से पहले ही ऐसी बेशर्मी वाली बातें कर रहा था। सानवी ने गुस्से से बड़बड़ाया, तो तुम कौन सा कम थी? तुम भी तो उसकी बातों में बराबर की हिस्सेदार थी। उसके अंदर से आवाज़ आई तो अपनी ही बातें याद करते हुए बुरी तरह शर्माते हुए दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा गई। कमरे की खिड़की से आ रही ठंडी हवा भी आर्यवीर के भीतर की सुलगती आग को शांत नहीं कर पा रही थी। सानवी के कमरे से निकलने के बाद वो अपने स्टडी रूम में आ गया था। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास को एक झटके में खाली किया और अपनी आंखें मूंद लीं।
आंखें बंद करते ही एक 2 साल के मासूम बच्चे का एक प्यारा सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था, जिसे वो आज सुबह ही तो मिलकर आया था। कितनी ही देर तक वो उसे अपने सीने से लगाए उसकी खुशबू को महसूस करता रहा था। वो बच्चा कुछ न होते हुए भी उसका सब कुछ था, उसकी ज़िंदगी था, उसकी पूरी दुनिया था। एक अजीब सा लगाव उसे उस बच्चे से हो चुका था। हर कोई सोच रहा था कि वो सानवी की कम उम्र, उसकी नादानी और शरारतों की वजह से शादी से भाग रहा है। पर सच तो ये था कि सिंह मेंशन की इन ऊंची दीवारों के पीछे दफन एक ऐसा राज था जिसकी भनक उसके दादाजी तक को नहीं थी। आज से ठीक 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। वो एक बेहद तूफानी और भारी बारिश वाली रात थी। आर्यवीर अपनी कार से एक सुनसान पुल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उफनती नदी में कूदने ही वाली थी। अपने कड़क स्वभाव के विपरीत आर्यवीर ने बिना एक पल गवाए दौड़कर उस लड़की का हाथ थाम लिया और उसे खींचकर पीछे गिरा दिया। वो लड़की जमीन पर बिखर गई, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। होश में आते ही उसने आर्यवीर का कॉलर पकड़ लिया और पागलों की तरह रोते हुए चीखने लगी, क्यों बचाया मुझे? तुमने मुझे क्यों जिंदा रखा? आज बचा लिया तो क्या हुआ? कल मैं फिर अपनी जान दे दूंगी। मुझे इस बेरहम दुनिया में नहीं जीना, मुझे मर जाने दो। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास जीने के लिए, सब कुछ खत्म हो चुका है। रोते रोते उस लड़की ने जो सच उगला उसने आर्यवीर के पैरों तले से जमीन खिसका दी। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और जिस शख्स को उसने अपना माना था वो बॉयफ्रेंड उसे इस हालत में तन्हा छोड़कर धोखा देकर भाग चुका था। समाज के ताने, परिवार की बदनामी और कोख में पल रहे उस मासूम की जान, वो लड़की टूट चुकी थी। उस रात उस बेबस लड़की की जान बचाने की खातिर और उस अजन्मे बच्चे को एक नाम देने के लिए आर्यवीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने खुद उसकी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। उसने बिना किसी प्यार के, सिर्फ इंसानियत के फ़र्ज की खातिर उस लड़की से कोर्ट में छुपकर शादी कर ली। वो शादी सिर्फ एक समझौता थी, एक डूबती हुई ज़िंदगी को सहारा देने के लिए। शादी के बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया और उसे वहाँ हर तरीके की सुख सुविधा प्रोवाइड कराई। वो लड़की जिसका नाम आरती था, उसके अंदर जीने की कोई उमंग नहीं बची थी, लेकिन आर्यवीर ने उसे समझाया था, अगर तुम दोनों ने गलत कदम उठाया तो इसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? तुम अपने साथ साथ इसकी जान क्यों लेना चाहती हो? इस मासूम को इस दुनिया में लेकर आओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। आर्यवीर की बातों का असर था कि आरती को अपने वजूद में पड़ रहे उस नन्ही सी जान से मोहब्बत होने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर जैसे उसकी धड़कनों को महसूस किया था और अगले ही पल बेतहाशा रोते हुए आर्यवीर के सीने से लिपट गई। कितनी ही देर वो आर्यवीर के सीने से लिपटी रही और वो उसे तसल्ली देता रहा। जब आरती की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो उसे दिलासा देते हुए अपने घर आ गया था कि उसे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने आरती की देखभाल के लिए एक नौकरानी का इंतजाम किया। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी जो सिर्फ उस बच्चे की खातिर की गई थी। और फिर शादी के कुछ ही महीनों के बाद आरती ने एक बेहद प्यारे से बेटे को जन्म दिया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली वो लड़की उस बच्चे को जन्म देते ही खुद मौत के मुंह में चली गई। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने उस नवजात बच्चे को रोते हुए देखा था और फिर आर्यवीर की मजबूत गोदी में सौंप दिया और कांपती आवाज़ में बोली, आर्यवीर, तुमने मुझे नाम दिया, सहारा दिया, पर प्लीज़ मेरे इस बच्चे को इसके असली बाप तक जरूर पहुंचा देना, इसे इसका हक जरूर दिला देना। और इतना कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज उस बात को 2 साल बीत चुके थे। पिछले 2 सालों से आर्यवीर दिन रात एक करके अपने सारे रसूख का इस्तेमाल करके उस धोखेबाज बाप को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जिसने उस लड़की की ये हालत की थी। लेकिन वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो इतनी सफाई से छुपा हुआ था कि आर्यवीर के सारे नेटवर्क उसे ढूंढने में नाकाम रहे थे। वो बच्चा अब 2 साल का हो चुका था और सिंह मेंशन से दूर आर्यवीर की देखरेख में एक सीक्रेट जगह पर पड़ रहा था। हर रोज़ के ज़रूरी कामों में से एक ज़रूरी काम था रुद्र से मुलाकात करना। वो रोज़ कम से कम 2 घंटे रुद्र के साथ ज़रूर बिताया करता था। उस बच्चे से उसे एक अलग ही लगाव पैदा हो गया था। यही वो अधूरा वादा और भारी बोझ था जो आर्यवीर को चैन से जीने नहीं दे रहा था। वो आज भी कानूनन उस मृत लड़की का पति था और उसका अतीत एक ऐसे सस्पेंस से घिरा था जिसका सिरा उससे मिल नहीं रहा था। ऐसे में वो सानवी की मासूम और पाक मोहब्बत को कैसे कबूल कर लेता? वो खुद को सानवी के लायक ही नहीं समझ रहा था। सिंह मेंशन के उस भारी और तनावपूर्ण माहौल में आखिरकार फैसला हो ही गया।
दादाजी की गिरती तबीयत और उनकी आंखों में तैरते आंसुओं के आगे आर्यवीर की जिद टूट गई। परिवार के मान सम्मान और अपने दादा हुक्म की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए आर्यवीर ने बेहद भारी मन से इस शादी के लिए अपनी हामी भर दी। लेकिन उसका ये फैसला किसी खुशी का नहीं बल्कि एक ठंडे समझौते का नतीजा था, और ये बात वो सानवी को बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहता था। शादी की रस्मों की शुरुआत होने से ठीक पहले आर्यवीर ने एक बार फिर सानवी को अकेले में घेरा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने सानवी के बिल्कुल करीब आकर उसकी चुलबुली आंखों में देखते हुए बेहद सपाट और कड़े लहजे में कहा, दादाजी की खातिर मैं इस शादी के लिए राजी तो हो गया हूँ लड़की, लेकिन एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि तुम मुझसे शादी करके सिर्फ और सिर्फ घाटे में रहोगी। इस शादी के बाद मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत लगाना। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को और अधिक क्रूर बनाते हुए आगे कहा, तुम्हें अपने दिल में जगह देना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर भी जगह नहीं दूंगा। सिंह मेंशन की बहू बनकर तुम्हें दुनिया भर के ऐशो आराम हासिल हो जाएंगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पर इस आर्यवीर सिंह की मोहब्बत, उसका वक्त, उसका स्पर्श तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसके साए में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए अगर अब भी पीछे हटना चाहती हो तो वक्त है। आर्यवीर को लगा कि उसकी ये आखिरी और सबसे बड़ी कड़वाहट को सुनकर सानवी का दिल टूट जाएगा और वो रो पड़ेगी और शायद शादी से मना कर देगी, लेकिन सानवी के चेहरे पर छाई वो चंद सेकंड्स की उदासी पलक झपकते में गायब हो गई। उसने अपनी वही चिर परिचित बेबाक मुस्कान अपने होठों पर सजाई, अपनी पलकें झपकाई और बहुत आराम से बोली, बिस्तर की चिंता आप मत कीजिए मिस्टर एंग्री मैन, मुझे वैसे भी अकेले बिस्तर पर पैर फैलाकर सोने की आदत है। आपके आने से तो उल्टा मेरी जगह कम हो जाती, और रही बात दिल की, तो ज़मीन कितनी भी बंजर और पथरीली क्यों न हो, अगर रोज़ इसमें प्यार का पानी डाला जाए तो एक दिन उसमें भी फूल खिल ही आते हैं। अब मैं आ रही हूँ आपके उस पत्थर दिल में अपनी जगह बनाने, रोक सको तो रोक लो। सानवी का यह अटूट विश्वास और निडर अंदाज देकर आर्यवीर अंदर तक झंझना उठा। वो बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियाँ भींचकर वहाँ से पलट गया, ये सोचे बिना कि ये लड़की बाकी उसके अतीत के पत्थरों को पिघलाने का दम रखती है। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। पूरे सिंह मेंशन पर रात का सन्नाटा पसर गया था, लेकिन आर्यवीर की आंखों में नींद कोसों दूर थी। शादी का दबाव, सानवी की बेबाक बातें और अपने अतीत का वो छुपा हुआ बोझ, उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अपनी बेचैनी को काबू करने के लिए आर्यवीर काले रंग का सिल्क कुर्ता पहने घर के पीछे बने विशाल गार्डन में भारी कदमों से टहल रहा था। ठंडी हवा भी उसके भीतर की तपिश को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी रात के ठीक 2 बजे मैंशन के आलीशान लोहे के गेट को पार करती हुई एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार की तेज हेडलाइट सीधे गार्डन के पेड़ों पर पड़ी। कार की घिसटती हुई आवाज़ सन्नाटे को चीर गई। आर्यवीर के कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी सुलगती आंखों से देखा, वो सूर्यवीर की गाड़ी थी। घर में आज उसके सगे भाई की हल्दी की रस्म थी, जिसमें पूरे खानदान की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन सूर्यवीर पूरे फंक्शन से गायब था और अब रात के इस पहर घर लौट रहा था। आर्यवीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेज कदमों से बढ़ता हुआ सीधे कार के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्यवीर कार से बाहर निकला, उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अय्याश सी सुस्ती थी। उसने जैसे ही आर्यवीर को सामने देखा, उसके होठों पर एक ढीठ और लापरवाह मुस्कान तैर गई। अरे भाई, आप इतनी रात को क्या यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं? कहाँ थे तुम सूर्यवीर? आर्यवीर की भारी और कड़क आवाज़ रात के अंधेरे में गूंजी। उसका गुस्सा लावा बनने को तैयार था। आज घर में हल्दी की रस्म थी। दादाजी तुम्हारी राह तकते रहे और तुम रात के 2 बजे इस हालत में घर आ रहे हो। जैसे ही आर्यवीर 2 कदम और करीब आया, उसे हवा में महंगी शराब और किसी अजनबी औरत के परफ्यूम की तीखी खुशबू का एहसास हुआ। आर्यवीर का चेहरा घृणा और गुस्से से कड़ा हो गया। उसने सूर्यवीर का कॉलर पकड़ने के अंदाज में अपनी उंगलियां भींची। तुम ड्रिंक करके आ रहे हो सूर्यवीर? शर्म है या उसे बेच खाया है? अपनी अय्याशियों के चक्कर में तुम इस घर की मर्यादा और रस्मों को भूल गए। सूर्यवीर ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें नचाईं और आर्यवीर को पीछे छोड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। आर्यवीर वहीं खड़ा अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे जाता हुआ देखता रहा। एक ही माँ की कोख से जन्मे 2 भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ आर्यवीर सिंह परिवार के उसूलों, मान मर्यादा और इज्जत की ढाल था, वहीं सूर्यवीर उसी कुल की साख को अपनी अय्याशियों और हवस की आग में भस्म करने पर तुला हुआ था।
सूर्यवीर अपनी ही धुन में चेहरे पर बही घिनौनी और आवारा मुस्कान लिए कैरी रोड की तरफ बढ़ता गया। उसकी रगों में गुस्सा खौल रहा था। सिंह मैंशन में शादी की शहनाइयां गूंज रही थी और पूरा घर रोशनी से सराबोर था। मेहंदी की रस्म के दौरान पूरा हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। इधर सानवी अपनी सहेलियों के बीच घिरी बैठी थी, जो उसके हाथों में रची गहरी लाल मेहंदी को देख देखकर उसे चिढ़ा रही थी। सानवी की सबसे पक्की सहेली ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, वैसे सानवी, शादी की रस्में तो बस रात तक की हैं, असली परीक्षा तो उसके बाद सुहाग रात में शुरू होगी। सुना है जीजू जितने कड़क हैं उनका गुस्सा भी उतना ही गर्म है, संभाल तो लेगी ना तू। ये सुनते ही सानवी, जो अब तक सबको अपनी बड़बोली बातों से चुप कराती थी, अचानक अंदर तक सिहर गई। उसके गोरे गालों पर शर्म की गहरी सुर्खी तैर गई। उसने अपनी पलकें झुका लीं। उसकी दूसरी दोस्त ने टांग खींचते हुए कहा, अरे देखो, हमारी शेरनी तो अभी से भीगी बिल्ली बन गई। रात को जब जीजू करीब आएंगे तब क्या करेगी। सानवी ने शर्माते हुए अपनी सहेलियों को कोहनी मारी। धत, चुप करो तुम लोग, शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? कुछ भी बकवास करती हो। भले ही वो बाहर से शर्मा रही थी, पर उसके दिल में आर्यवीर के कमरे में कई बातें गूंज रही थीं, जिन्हें याद करते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार शादी का मुहूर्त आया। पवित्र अग्नि के सामने आर्यवीर और सानवी एक दूसरे के बगल में बैठे थे। जहां सानवी घूंघट की ओट से अपनी शरारती आंखों से कभी कभी आर्यवीर को देख लेती थी, वहीं आर्यवीर अंदर ही अंदर बुरी तरह झुंझला रहा था। पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे तो आर्यवीर का ध्यान बार बार सानवी के दोस्तों की उन आवाज़ों पर जा रहा था, जो पीछे से हंस हंस कर बोल रही थी। और जब पंडित जी ने कहा, बर बधू एक दूसरे का हाथ थामे, तो आर्यवीर ने बहुत बेमन से अपना सख्त हाथ आगे बढ़ाया था। सानवी ने जैसे ही अपना छोटा नाजुक हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा, आर्यवीर को लगा जैसे उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने सानवी की तरफ देखा, जो नीचे देख रही थी, पर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्यवीर ने अपनी मुट्ठियां भींची और बुदबुदाया, इस तमाशे की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी ने धीरे से फुसफुसाकर जवाब दिया, अब तो हाथ पकड़ ही लिया है पतिदेव, 7 जन्मों तक छोड़ना मुश्किल होगा। सानवी की इस बात पर आर्यवीर की झुंझलाहट और बढ़ गई, पर दादाजी की कमज़ोर और उम्मीद भरी आंखों को देखकर वो अपनी जीभ दांतों तले दबाकर रह गया। फेरे पूरे हुए, सिंदूरदान हुआ और इस तरह नफरत और एक तरफा बेबाक मोहब्बत के धागे से ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बन चुके थे। सिंह मैंशन का वो आलीशान कमरा, जो कभी सिर्फ आर्यवीर की कड़वाहट और सन्नाटे का गवाह हुआ करता था, आज फूलों की खुशबू और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनियों से महक रहा था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और सानवी को दुल्हन के जोड़े में घूंघट उड़ाए उस बड़े से बेड के ठीक बीचों बीच बिठा दिया गया था। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त अपनी पूरी रफ्तार पर थीं। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यवीर ने कमरे में कदम रखा। शेरवानी के कुछ बटन खुले हुए थे। वो हमेशा की तरह कड़क और गंभीर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सानवी की तरफ नहीं देखा, सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े बदले और हाथ में एक तकिया और एक कंबल लेकर बाहर आ गया। सानवी अभी भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। वो सानवी से दूर सोफे की तरफ जाने लगा, ताकि वो इस रात और सानवी के करीब आने के जज्बातों से बच सके। तो आप वाकई सुहागरात सोफे पर बिताने वाले हैं मिस्टर एंग्री मैन? सानवी की खनकती हुई आवाज़ सन्नाटे को चीर गई। उसने अपना घूंघट खुद ही पीछे हटा दिया। भारी गहनों और लाल जोड़े में उसका चांद सा चेहरा इस वक्त और भी कयामत ढा रहा था। आर्यवीर तुरंत उसकी भड़कते हुस्न से नजरें चुराने लगा और सोफे पर बैठते हुए कड़े लहजे में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था लड़की, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये बिस्तर तुम्हारा है और ये सोफ़ा मेरा, चुपचाप सो जाओ। अरे लेकिन मुझे अकेले डर लगता है। सानवी ने एक मासूम सी शक्ल बनाई और बेड से उतरकर सीधे आर्यवीर की तरफ बढ़ गई। उसके पायलों की छनक आर्यवीर की धड़कनों को बढ़ाने लगी। सानवी जानबूझकर उसके बिल्कुल करीब सोफे के पास आकर बैठ गई। आर्यवीर ने उसे घूरकर देखा और उससे थोड़ा सा परे खिसक गया, लेकिन सानवी भी उसके और करीब आ गई। वो उसे थोड़ा और चिढ़ाने और उकसाने के मूड में थी। उसने अपनी नाजुक उंगलियां उठाईं और आर्यवीर के दहकते कड़े होठों पर धीरे से फेर दी। आर्यवीर ने चौंक कर उसे देखा, पर सानवी रुकी नहीं। वो नीचे झुककर उसके कुर्ते के बटन से खेलने लगी। आर्यवीर का पूरा बदन इस अनजाने स्पर्श के एहसास से जज्बातों से भर उठा था। उसने खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए उसने सानवी को खुद से दूर झटकना चाहा और कड़क आवाज में कहा, सानवी दूर हटो। लेकिन सानवी ने अपनी शरारती आंखें उठाईं और मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं हटूंगी। अब से आप जहाँ सोएंगे मैं भी वहीं सोऊंगी।
क्योंकि रात में मुझे डर लगता है। आर्यबीर ने अपनी भौहें सुकोड़ी और व्यंग से पूछा, अच्छा, और शादी से पहले किसके साथ सोती थी तुम? अरे तब तो मैं अंकिता के साथ सोती थी। सानवी ने आर्यबीर की छोटी बहन का नाम लेते हुए बेहद मासूमियत से कहा। फिर उसने आर्यबीर के चेहरे के और करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, वैसे एक बात तो बताएं, आप मेरे साथ सोना क्यों नहीं चाहते? क्या आपको मुझसे डर लगता है? मुझे मुझे तुमसे डर नहीं लगता लड़की, आर्यबीर ने थूक निगला। उसकी छाती सानवी की नज़दीकी के कारण तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी गहरी और भारी आवाज में कहा, बल्कि तुम्हारे करीब आने के बाद जो आग लगेगी, मुझे उस आग से डर लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। पहली बात, आप मुझे बार बार लड़की कहकर क्यों बुला रहे हैं? मेरा नाम सानवी है। और दूसरी बात, दूर क्यों रहूं आपसे? शादी हुई है हमारी, और शादी के बाद सुहागरात तो होती है ना? सानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में बेइंतहा मासूमियत भरकर कहा और 1 इंच और उसके करीब सरक गई। उसकी सांसों की महक आर्यबीर के चेहरे पर बिखरने लगी थी। उसकी सुलगती नजरें सानवी के पूरे वजूद पर आकर ठहर गई थीं। उसी मदहोश कर देने वाले पल में सानवी के कंधे से सरककर उसका रेशमी दुपट्टा नीचे उसकी गोद में जा गिरा। दुपट्टे के हटते ही जैसे चांद बादलों की ओट से बाहर निकल आया हो। इस वक्त वो सिर्फ एक छोटे से नाजुक कढ़ाई वाले ब्लाउज में थी, जिसने उसकी चढ़ती जवानी के उभारों को और उसकी तराशी हुई कमसिन काया को पूरी तरह आज़ाद कर दिया था। उसकी मखमली दूधिया गोरी कमर और पेट का वो हिस्सा दिए की लौ की तरह चमक रहा था, जिस पर कमरे की मध्यम रोशनी पड़कर एक जादुई सम्मोहन पैदा कर रही थी। उसकी गहरी नाभि और उसकी तीखी कॉलर बोन इस वक्त बला की कयामत ढा रही थी। लहंगे के ऊपर ब्लाउज से उसकी सुडौल वजूद की काया इस कदर छन छन कर बाहर आ रही थी कि देखने वाले की सांसें थम जाएं। आर्यबीर ने गहरी और भारी सांस ली। आखिर वो भी एक जवान गर्म खून का मर्द था। सानवी के बदन से उठती चंदन और मोगरे की वो भीनी भीनी खुशबू, उसका ये बेपर्दा बेइंतहा हसीन रूप आर्यबीर के दिमाग की नसों में बिजली की तरह दौड़ गया। उसका आत्मनियंत्रण, उसके सारे कायदे कानून इस चढ़ती जवानी के सैलाब के आगे तिनके की तरह बह गए। उसकी आंखों का गुस्सा गहरे बेकाबू मर्दाना जुनून और हवस से परे एक पाकीज़ा चाहत में बदलने लगा। वो चाह कर भी अपनी प्यासी नजरें सानवी के उस महकते वजूद से हटा नहीं पा रहा था, और उसका दिल जोर जोर से गवाही दे रहा था कि इस आग में जल जाना ही अब उसकी नियति है। सानवी का ये बेबाक अंदाज, उसकी खुशबू और ये नज़दीकी के पल आर्यबीर के भीतर सोए हुए मर्द के जवान जज्बातों को इस कदर भड़का गई कि वो चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने एक गहरी मदहोश कर देने वाली सांस ली और फिर बिना एक पल गंवाए एक झटके में सानवी की नाजुक कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे पूरी शिद्दत से अपनी ओर खींच लिया। सानवी सीधा उसकी चौड़ी छाती से आ टकराई। आर्यबीर की सुलगती हुई दीवानी आंखें सानवी के चेहरे पर टिक गईं। उसकी उंगलियों की गिरफ्त सानवी की कमर पर इतनी सख्त थी कि सानवी की भी सांसें अटक गईं। तुमने खुद आग से खेलने की जिद की है सानवी। आर्यबीर की आवाज़ अब कड़क नहीं, बल्कि एक गहरे जुनून और शिद्दत से भरी भारी गुरगुराहट में बदल चुकी थी। अब अगर इस आग में जल गई तो मुझसे शिकायत मत करना। सानवी के चेहरे पर फिर से वही शरारती लाली छा गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अपने एंग्री मैन को पिघलाने की जीत की चमक भी थी। आर्यबीर ने एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसने एक सहज और मदहोश कर देने वाले मोशन में सानवी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। सानवी के लहंगे का घेरा और उसकी पायलें हवा में झनकृत हो उठीं। आर्यबीर के भारी कदम बेड की तरफ बढ़े और उसने सानवी को फूलों से सजे उस विशाल बेड पर बेहद नरमी से लिटा दिया। सानवी को बिस्तर पर छोड़कर वो थोड़ा पीछे हटा और अपनी सुलगती लाल आंखों को उस पर टिकाए हुए अपने कुर्ते के बटन एक एक करके बटन खुले और उसने अपने कुर्ते को खुद से। अब सानवी की सांसें सच में तेज होने लगी थी। मध्यम रोशनी में जब पहली बार उसने आर्यबीर की चौड़ी सख्त और मजबूत मर्दाना बॉडी को इतने करीब से देखा तो उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर उभर आया। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। वो तो न जाने कब से आर्यबीर से चुपके चुपके बेइंतहा मोहब्बत करती चली आ रही थी। आज जब उसका महबूब, उसका पति उसके इतना करीब था तो वो कदम पीछे कैसे खींचती। आर्यबीर से शादी करने की जिद उसने ऐसे ही नहीं की थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इस कड़क और गुस्सैल मुखौटे के पीछे आर्यबीर भी कहीं न कहीं उससे मोहब्बत करता है, उसकी परवाह करता है।
कितनी ही बार उसने आर्यवीर की आंखों में अपने लिए वो खास चमक और फिक्र देखी थी। जब भी सानवी को कोई छोटी सी भी चोट लगती या तकलीफ होती तो आर्यवीर उससे भी ज़्यादा तड़प उठता था। बस वो कभी अपने जज्बातों को जताता नहीं था। सानवी को बस यही बात जानी थी कि आखिर वो मोहब्बत करते हुए भी उससे दूर दूर क्यों रहता है। लेकिन इस वक्त जब आर्यवीर सच में सारे फासले मिटाकर उससे रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ा तो सानवी के मासूम चेहरे पर पहली बार घबराहट और डर की साफ रेखाएं उभरने लगीं। सानवी के इस बदले हुए रूप और डर को महसूस करते ही आर्यवीर के होठों पर एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान बिखर गई। लेकिन अब उसकी आंखों में इनकार नहीं था, बल्कि इनकार की जगह एक खास चमक चमक रही थी। बरसों से जिस चाहत को उसने अपने सीने में दफन कर रखा था वो अब सानवी के हुस्न और उसकी खुशबू के आगे गहरा नशा बनकर उसकी आंखों में उतर आई थी। वो इस चाहत को अब अपने पूरे वजूद पर जुनून बनकर उतारना चाहता था। सानवी के डर को देखकर उसने हल्का सा उसे चिढ़ाते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, क्या हुआ मेरी जान, आप डर क्यों गई? तुमने तो खुद ही बड़े हक से कहा था कि तुम्हें सुहाग की ये रस्म पूरी करनी है, तो फिर अब ये डर कैसा? इतना कहते ही वो एक झटके से उसके ऊपर झुका, जिससे उसका मजबूत और तपता हुआ सीना सानवी के नाजुक और नरम वजूद से पूरी तरह जा टकराया। दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। आर्यवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सानवी के कांपते बेहद नरम गुलाब जैसे होठों को अपने अंगूठे के पोर से धीरे से मसल दिया। सानवी के नरम वजूद की छुअन और उसके धड़कते दिल का एहसास अपने सीने पर महसूस करते ही आर्यवीर के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। वो बुरी तरह मदहोश हो रहा था। उसके नरम गोल गोल उभारों को अपने सीने पर महसूस करते हुए वो बुरी तरह बेखुद हो चुका था। भले उसने आरती से शादी कर रखी थी, लेकिन वो कभी भी आरती के करीब नहीं गया था, बल्कि आज तक कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मुकम्मल एहसास था, जो इस वक्त उसके पूरे वजूद में अंगारे की तरह दहक रहा था। वो सानवी की धड़कनों में पूरी तरह खो जाने को बेताब था। आर्यवीर अब पूरी तरह से अपने जज्बातों के प्रवाह में बह चुका था। वो बड़ी बेताबी से सानवी के लाल अनारी होठों पर झुका और उन्हें बेइंतहा शिद्दत से महसूस करने लगा। ये केवल एक स्पर्श नहीं था, बल्कि बरसों से दबाकर रखी गई उस तड़प का इजहार था जो आज सानवी के हुस्न के आगे आज़ाद हो चुकी थी। होठों से शुरू हुआ ये सफ़र धीरे धीरे उसकी गर्दन और फिर ब्यूटी बोन पर जा पहुंचा, जहां आर्यवीर ने अपने दहकते होठों का स्पर्श छोड़ दिया था। सानवी की सांसें इस कदर तेज हो चुकी थीं कि उसकी नाजुक धड़कनें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। सानवी के वजूद के ये बेताबी देखकर आर्यवीर का संयम भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने एक झटके से सानवी के पीठ के पीछे हाथ बढ़ाए और फिर डोरियों को ढीला कर दिया। जैसे ही वो नाजुक बंधन हटा, आर्यवीर की उंगलियों के पोर सानवी के नाजुक और मक्खन जैसी नरम धड़कनों को धीरे धीरे सहलाने लगे। इस बेबाक और पहली छुअन पर सानवी के भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई और शर्म के मारे उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन आर्यवीर अब रुकने वाला नहीं था। वो सानवी के वजूद के हर एक कतरे को अपनी मोहब्बत के नशे में डुबो देना चाहता था। उसने सानवी की नरम धड़कनों को अपने होठों से समेटा और फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए उसके बेली बटन पर अपना तपता हुआ स्पर्श रख दिया। इस मोड़ पर दोनों के जज्बात अपने चरम पर पहुंच चुके थे। सानवी भी अब अपने महबूब पति की बाहों में पूरी तरह पिघलने के लिए तैयार थी। उसका अंग अंग अब सिर्फ और सिर्फ आर्यवीर की चाहत की मांग कर रहा था। आर्यवीर ने सारे फासले मिटाते हुए एक ही मुकम्मल झटके में सानवी के नाजुक वजूद में खुद को समेट लिया। सानवी के गुलाबी होठों से एक हल्की सी दर्द भरी सिसकी निकली, लेकिन इस शुरुआती दर्द के पीछे एक ऐसा रूहानी सुकून छिपा था जिसने उसे आर्यवीर की और भी करीब ला दिया। दो वजूद और दो रूहें अब एक हो चुकी थीं। न चाहते हुए भी समाज और कानून के बाद अब कुदरत ने भी उनके बीच पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता बना दिया था। कुछ ही देर बाद सानवी पूरी तरह निढाल हो चुकी थी और थक कर आर्यवीर के उसी चौड़े मजबूत सीने पर अपना सिर रखे बेखबर सो रही थी। आर्यवीर की उंगलियां धीरे धीरे सानवी के बिखरे बालों को सहला रही थीं। उसके सीने में भी अब एक अजीब सा अनजाना सुकून उतरा हुआ था। लेकिन जैसे ही कमरे में दोबारा सन्नाटा पसरा, आर्यवीर के दिमाग में फिर से उस मासूम बच्चे रुद्र का ख्याल कौंध गया। उसे याद आया कि उसे जल्द से जल्द रुद्र के असली बाप को ढूंढना है और उस बच्चे को उसके बाप तक पहुंचाना है। उसने गहरी सांस ली, बड़ी शिद्दत से सानवी के माथे को चूमा और इस मासूम लड़की को अपनी बाहों के घेरे में और भी कस लिया। अतीत की चिंताओं को कुछ पल के लिए भुलाकर आर्यवीर भी सानवी के करीब गहरी नींद की आगोश में डूब चुका था।
सुबह की पहली किरण अभी सिंह मेंशन की खिड़कियों को छूने ही वाली थी। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में सानवी की आंखें खुली तो उसने खुद को आर्यवीर की मजबूत सीने पर पाया। रात के उस बेहद निजी और हसीन लम्हों की याद आते ही सानवी के गालों पर एक बार फिर से शर्म की सुर्खी दौड़ गई। उसने शरारत से आर्यवीर की घनी मूछों को अपनी उंगली से छुआ, जिससे आर्यवीर की नींद टूट गई। सानवी को अपने इतने करीब देखकर आर्यवीर की आंखों में रात का वो नशा दोबारा तैर गया। वो सानवी की इस नटखट अदा और उसके मदहोश कर देने वाले हुस्न के आगे एक बार फिर अपने जज्बातों में खोने लगा। उसने सानवी को कमर से पकड़कर थोड़ा और ऊपर खींचा और उसके चेहरे को करीब लाते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा, तुम दिखती जितनी नाजुक हो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग हो। रात को तुम मुझे कितने आराम से झेल रही थी। सच कहूँ तो मैं अंदर से डर रहा था कि तुम्हारी हालत देखकर कहीं मुझे रात को ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर न भागना पड़े। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम आर्यवीर सिंह को बखूबी झेल सकती हो। सानवी ने शर्माकर अपना चेहरा छुपाना चाहा, लेकिन आर्यवीर के होंठों पर एक गहरा जुनून उतर आया था। उसने सानवी की आंखों में देखते हुए बेहद भारी और सुलगती आवाज़ में कहा, इसीलिए जो जुनून, जो जज्बात मैंने रात को तुम्हारे डर को देखकर दबा लिए थे और बहुत सहेज सहेज कर तुम्हारे करीब आया था, अब मैं खुलकर अपनी वो सारी चाहतें तुम्हारे से नरम वजूद पर लुटाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने एक झटके में सानवी के वजूद से मखमली चादर को हटा दिया और उसके नरम मक्खन जैसे दूधिया वजूद को अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। सानवी ने सुबह की इस अचानक शुरुआत पर हल्का सा विरोध करते हुए उसके सीने पर अपने हाथ रखे। अरे छोड़िए, सुबह होने वाली है। लेकिन आर्यवीर की शिद्दत और उसकी दीवानी छुअन के आगे उसकी एक न चली। सानवी ने एक बार फिर खुद को पूरी तरह अपने महबूब पति के हवाले कर दिया और कमरे की दीवारें एक बार फिर उनकी सांसों की गर्माहट से पिघलने लगीं। कमरे की मध्यम रोशनी और उन दोनों की थमी हुई सांसों के बीच आर्यवीर ने सानवी को बेहद नजाकत से अपनी बाहों के घेरे में समेटा हुआ था। उसने सानवी को उस लाल पड़े मासूम चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसकी सीधी कपकपाती आंखों में झांका। उस वक्त उसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक समंदर जितना गहरा प्यार था। इस दुनिया को लगता है कि सिंह कॉरपोरेशन का आर्यवीर सिंह पत्थर का बना है, लेकिन सच तो ये है कि मेरा वो पत्थर जैसा वजूद तुम्हारी इस मुस्कान पर ढह जाता है। मैं चाहे खुद को कितना भी रोकूं, मेरी हर सांस, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। आई लव यू सानवी, आई लव यू। इस कदर कि शायद खुद भगवान भी हमारी इस तकदीर को बदल नहीं सकते। ये कहते हुए उसने सानवी के माथे पर अपने होंठ रख दिए, मानो उसकी रूह पर अपनी मोहब्बत की जागीर लिख रहा हो। सानवी आर्यवीर के सीने पर अपनी उंगलियों से हल्के दायरे बनाते हुए लाड से बोली, जब आपको मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर आप इस शादी से इनकार क्यों कर रहे थे मिस्टर खड़ूस? क्यों मेरा दिल दुखा रहे थे? आर्यवीर ने सानवी के बिखरे बालों को छुआ। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना दर्द और सस्पेंस कौंधा। उसने बात को टालते हुए धीमे से कहा, मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज है सानवी, जो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए आर्यवीर ने सानवी को अपने सीने से और भी कसकर लगा लिया और दोबारा आंखें बंद कर ली। आर्यवीर तो सो गया, लेकिन सानवी के दिल की धड़कनें उसे सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से बेड से उठी, फ्रेश हुई और कमरे का दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा के लिए बाहर लॉबी में आ गई। मेंशन का ये हिस्सा अभी सुनसान था। तभी सामने से सूर्यवीर आता दिखाई दिया। सूर्यवीर, जो कुछ महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था, उसकी गंदी नज़रें शुरू से ही सानवी पर टिकी थीं। लेकिन अब जब सानवी की शादी उसके बड़े भाई आर्यवीर से हो चुकी थी, तो उसके सीने में हवस और जलन की एक आग सुलग रही थी। शादी की पहली रात के बाद सानवी का ये खिला खिला, शर्मीला और बिखरा हुआ रूप देखकर सूर्यवीर के भीतर छिपा हुआ अय्याश आदमी जाग उठा। वो बेशर्मी से सानवी के बिल्कुल करीब आ गया, रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया और अपनी गंदी आंखों से उसके सरापे को घूरते हुए घटिया लहजे में फुसफुसाया, वाह भाभी जी, भाई साहब ने तो रात को आपकी रंगत ही बदल दी। वैसे बड़े भाई साहब बहुत कड़क और बोरिंग हैं। कभी छोटे भाई को भी अपनी इन मखमली बाहों का सुकून देकर देखो। अमेरिका के ऐसे रंग दिखाऊंगा कि सब भूल जाओगी। सूर्यवीर, सानवी डर और घिन से पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इससे पहले कि सूर्यवीर एक कदम और आगे बढ़ाता, पीछे से खौफनाक दहाड़ गूंजी। आर्यवीर, जो सानवी को कमरे में न पाकर बाहर उसे ढूंढने निकला था, उसने सूर्यवीर का ये घटिया और बेशर्म बातें अपने कानों से सुन ली। गुस्से में अंधा हुआ आर्यवीर चीते की रफ्तार से आगे बढ़ा और बिना एक पल गवाए
अपना एक जोरदार घूंसा सूर्यवीर के मुंह पर दे मारा। सूर्यवीर लड़खड़ाकर सीधे फर्श पर गिरा। उसके होंठों से खून बहने लगा। खबरदार सूर्यवीर! आर्यवीर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर हवा में उठाया। उसकी आंखें गुस्से से खून जैसी लाल थीं और आवाज में कयामत का कहर। खबरदार जो दोबारा इस घर की इज्जत पर, मेरी पत्नी पर अपनी ये गंदी नज़र डालने की कोशिश की। तुम्हारी ये घिनौनी अय्याशियाँ और घटिया फितरत इस घर के बाहर तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर दोबारा तुमने सानवी के आसपास भी कदम रखा तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। जान से मार डालूंगा तुझे। आर्यवीर की इस कड़क आवाज़ और ड्रामे से पूरा सिंह मैंशन जाग गया। गायत्री देवी, अनंत जी और खुद दादा हुक्म अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंच गए। जब दादाजी को सूर्यवीर की इस बदतमीजी का पता चला तो उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और सूर्यवीर को बुरी तरह डांटते हुए चिल्लाए, घिन आती है मुझे कि तू इस घर का खून है। इसी वक्त अपने कमरे में दफा हो जाओ सूर्यवीर, वरना आज मैं तुम्हें इस जायदाद और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सूर्यवीर ने फर्श से उठकर अपने होठों से खून पूछा। अपनी शातिर आंखों से आर्यवीर और सानवी को देखा। उसके दिल में नफरत का जहर और गहरा हो गया था। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सूर्यवीर के उस हादसे के 2 दिन के बाद सिंह मैंशन की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सानवी अभी भी उस सदमे से उबर रही थी, लेकिन तभी आर्यवीर के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सिंह परिवार की नींव हिलाकर रख दी। एक पार्टी में आरती और सूर्यवीर एक दूसरे की बाहें डालकर डांस कर रहे हैं और वो आरती को अपने साथ लगाए उस क्लब के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र, वो मासूम बच्चा जिसे अब तक अनाथ समझा जा रहा था, वो किसी और का नहीं बल्कि सूर्यवीर की अय्याशियों का नतीजा था। सूर्यवीर ही रुद्र का असली बाप था। ये सच जानते ही आर्यवीर के भीतर का लावा फट पड़ा। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वो सीधे अपने उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां रुद्र रहता था और उस मासूम का हाथ पकड़कर खौफनाक गुस्से के साथ सिंह मैंशन में दाखिल हुआ। सब के सब बाहर आओ। दादा हुक्म, मामा, चाची जी, चाचा, सब के सब इसी वक्त हॉल में इकट्ठा हो जाओ। आर्यवीर की दहाड़ से पूरा मैंशन थर्रा उठा। आर्यवीर की ऐसी खौफनाक आवाज़ सुनकर दादा हुक्म अपनी लाठी टेकते हुए घबराकर बाहर आए। उनके पीछे गायत्री देवी, बाकी घरवाले भी थे। सानवी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसके हाथ में छोटे से रुद्र को देखा तो उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। तभी सूर्यवीर भी अपने कमरे से बेहद लापरवाही से मुस्कुराता हुआ निकला। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? जबान बंद करो अपनी सूर्यवीर, वरना आज मैं तुम्हारी ये जबान हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। आर्यवीर ने रुद्र को अपनी पीठ के पीछे किया और शेर की तरह सूर्यवीर पर झपटा। उसने जेब से वो डीएनए रिपोर्ट्स और जासूस की वो फाइल निकालकर सूर्यवीर के मुंह पर दे मारी। कागजात हवा में बिखर गए। सूर्यवीर की नज़र उन तस्वीरों पर दिखाई देती आरती पर जम गई थी और उसकी निगाहों के सामने कुछ नाजुक पल घूम गए। क्या है ये? दादा हुक्म ने कांपते हाथों से कागज उठाया। जैसे उनकी नज़र सूर्यवीर की बाहों में मौजूद आरती और फिर एक रिपोर्ट पर पड़ी, उनकी लाठी हाथ से छूट गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सूर्यवीर का बेटा? पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया। गायत्री देवी ने सदमे के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सानवी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वो कभी रुद्र को देखती तो कभी उस हैवान सूर्यवीर को। दादा हुक्म ने कांपती आवाज़ में सूर्यवीर की तरफ देखा। सूर्यवीर, क्या ये सच है? ये बच्चा तुम्हारा खून है? सूर्यवीर ने बिखरे हुए कागजों को देखा। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक कतरा भी नहीं था। उसने जहरीली हंसी में और गुस्से से भड़कते हुए कहा, अरे ऐसे तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ मैंने रिश्ते बनाए, न जाने कितनी रातों को हसीन किया। तो अब सब रास्तों पर आने जाने वाले नाजायज बच्चों को मैं अपनी औलाद मान लूँ और उसे सिंह मैंशन का वारिस बना दूँ? इस नाजायज को उठाकर क्यों लाए हैं यहाँ पर? सूर्यवीर, चटाक। इससे पहले कि सूर्यवीर अपने गंदे मुंह से एक और लफ्ज़ निकाल पाता, दादा हुक्म चीते की फुर्ती से आगे बढ़े और अपनी पूरी ताकत से सूर्यवीर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ से पूरा हॉल सन रह गया। सूर्यवीर का चेहरा घूम गया और उसके होंठ के किनारे से खून का कतरा टपकने लगा। नीच, कमजात, इस मासूम और बेकसूर बच्चे को नाजायज कहते हुए तेरी जबान नहीं कांपी? ये सिंह परिवार का खून है। दादा हुक्म का पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन सूर्यवीर का ज़मीर मर चुका था। उसने अपने गाल को छुआ, अपने ही खून को देखा और उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। वो दादा हुक्म के सामने ही चिल्लाया, मारिए, जितना मारना है मारिए, लेकिन मैं इस कीड़े को कभी नहीं अपनाऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक भूल थी। ये नाजायज़ था, नाजायज़ है और हमेशा नाजायज़ ही रहेगा।
रुद्र जो अब तक सहमा हुआ खड़ा था, नाजायज शब्द और इस कदर चीख पुकार सुनकर बुरी तरह डर गया। उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से रोते हुए आर्यवीर की टांगों से लिपट गया। पापा, पापा, मुझे डर लग रहा है। मासूम रुद्र को रोता देख सानवी का कलेजा मुंह को आ गया। सूर्यवीर की इस हद पार बेशर्मी और रुद्र की बेबसी को देखकर आर्यवीर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने रुद्र को नीचे उठाकर अपनी मजबूत बाहों में भींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए सूर्यवीर को ऐसी नजरों से देखा मानो वो उसे वहीं जिंदा दफन कर देगा। मासूम रुद्र को रोते देखकर सानवी की ममता और उसका स्वाभिमान एक साथ जाग उठा। वो और एक पल भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर आर्यवीर की बाहों से उसे सकते हुए बच्चे को अपनी गोद में भर लिया। रुद्र ने फौरन सानवी के गले में अपनी नन्ही बाहें डाल दी और उसके सीने से लिपट गया। सानवी ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा, रुद्र के माथे को चूमा और फिर शेरनी की तरह पलटकर सूर्यवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सूर्यवीर के लिए घिन और आर्यवीर के लिए बेइंतहा मान था। जबान संभाल कर बात करो सूर्यवीर, सानवी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। उसका वो चुलबुला और नटखट रूप गायब हो चुका था। इस वक्त वो सिंह मैंशन की बड़ी बहू के रूप में पूरे रौब में थी। नाजायज ये मासूम बच्चा नहीं है, बल्कि नाजायज तुम्हारी वो सोच, तुम्हारी वो फितरत है जिसने इस फूल जैसे बच्चे को इस दुनिया में लाकर लावारिस छोड़ दिया। खून सिंह परिवार का हर बातें रास्तों पर रहने वाले गुंडों जैसी करते हो। भाभी, सूर्यवीर गुस्से से फुफकारा, पर सानवी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वो आगे बढ़ी और दादा हुक्म और गायत्री देवी के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में बोली, दादा हुक्म, मम्मी जी, अगर ये हैवान इस बच्चे को अपनी औलाद मानने से इनकार करता है तो आज इस पूरे परिवार के सामने सानवी आर्यवीर सिंह ये फैसला लेती है कि आज से इसी वक्त से रुद्र अनाथ नहीं है। सूर्यवीर भले ही उसका जैविक बाप हो, लेकिन आज से रुद्र के असली माता पिता मैं और आर्यवीर हैं। ये सुनते ही पूरे हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गए और दादा हुक्म का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आर्यवीर ने चौंककर सानवी की ओर देखा। उसकी आंखों में सानवी के लिए जो सम्मान और मोहब्बत उस पल जागी, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये नाजुक चुलबुली पत्नी इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा दिल रखती है। सानवी ने गर्व से आर्यवीर की ओर देखा और फिर सूर्यवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुन लिया तुमने, आज से तुम इस बच्चे के आसपास भी दिखने की हिम्मत मत करना। ये सिंह मैंशन का बड़ा बेटा बनेगा और इसे वो हक, वो इज्जत और वो सारा प्यार मिलेगा जिसके तुम कभी हकदार नहीं थे। तुम अपनी अय्याशियों के साथ इसी तरह सड़ते रहो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पालने वाला हमेशा पैदा करने वाले से बड़ा होता है। आर्यवीर एक कदम आगे बढ़ा और उसने बहुत ही मान के साथ सानवी के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रख दिया, मानो वो पूरी दुनिया के सामने सानवी के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा रहा हो। मेरी पत्नी का फैसला ही मेरा फैसला है सूर्यवीर। आज से रुद्र मेरा बेटा है और अगर तुमने ये तुम्हारी इस गंदी परछाई ने मेरे बेटे को छूने की कोशिश की तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। सूर्यवीर अपनी इस करारी हार और सानवी के इस जबरदस्त जवाब से बुरी तरह बौखला गया। उसने दांत पीसते हुए सिंह परिवार को देखा और पैर पटकता हुआ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। हॉल में एक सुकून छा गया। दादा हुक्म ने आगे बढ़कर सानवी और आर्यवीर के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। आज तुमने इस परिवार की लाज रख ली सानवी। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। रुद्र अब शांत हो चुका था और सानवी की गोद में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। सानवी ने मुस्कुराकर आर्यवीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब सानवी के लिए एक नया और गहरा अटूट जुनून साफ दिखाई दे रहा था। रात की खामोशी जब सिंह मैंशन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, तब कमरे के कोने में मध्यम जलते लैंप की रोशनी में सानवी बेड पर बैठी थी। उसके ठीक बगल में छोटा सा रुद्र गहरे और सुकून भरे कश में सो रहा था। उसके नन्हे चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब सुरक्षित हाथों में है। सानवी धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी, मानो उसकी रूह को सहला रही हो। कमरे का दरवाजा खुला और आर्यवीर अंदर आया। उसका कोट उसके हाथ में था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। दिन भर के हाई ड्रामे और ऑफिस के काम के बाद वो बुरी तरह थकान महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र बेड पर सोए रुद्र और उसके पास बैठी सानवी पर पड़ी, उसकी आंखों की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसने दबे कदमों से आगे बढ़कर अपना कोट एक तरफ रखा और बेड के किनारे सानवी के बिल्कुल करीब बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पलों के लिए गहरी खूबसूरत खामोशी छा गई। सो गया? आर्यवीर ने बेहद धीमी मखमली आवाज़ में पूछा, मानो वो उस मासूम की नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। हाँ, बहुत थक गया था रोते रोते, पर अब ठीक है। सानवी ने मुस्कुराकर आर्यवीर की तरफ देखा।
आर्यवीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक सानवी के उस चांद जैसे चेहरे को निहारता रहा। उसकी आंखों में इस वक्त तो जो शिद्दत, जो तड़प और जो जुनून दिखाई दे रहा था वो बेइंतहा मान से भरा था। उसने सानवी के दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ा दिया था। इससे पहले कि सानवी को समझ पाती, आर्यवीर ने आगे बढ़कर सानवी के दोनों नाजुक हाथों को अपनी मजबूत हथेलियों में थाम लिया और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। उसकी गर्म और कांपती छुअन जब सानवी की उंगलियों पर महसूस हुई तो सानवी के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। आर्यवीर, सानवी ने फुसफुसाया, आज तुमने जो किया है ना सानवी, उसके बाद मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई लफ्ज नहीं बचे। आर्यवीर की आवाज़ भारी हो रही थी। उसकी आंखों के किनारों पर जज्बातों की नमी दिख रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बहुत नाजुक हो, लापरवाह हो, एक बच्ची हो जिसे दुनिया की समझ नहीं, लेकिन आज तुमने सिंह परिवार के उस कलंक को जिस तरह धोया है ना, और जिस तरह इस बेकसूर बच्चे को माँ का आंचल दिया, तुमने मेरा सर पूरी दुनिया के सामने गर्व से ऊंचा कर दिया। वो सानवी के और करीब सरक आया। दोनों के चेहरे के बीच अब कुछ इंच का फासला था। आर्यवीर की गर्म सांसें सीधे सानवी के गालों को छू रही थीं। उसने अपना एक हाथ उठाकर सानवी के चेहरे पर बिखरी बालों की लट को उसके कान के पीछे किया और उसके सुर्ख गाल पर अपने होठों से एक बेहद कोमल स्पर्श दिया। मैं इस दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकता सानवी, लेकिन आज मैं पूरी तरह तुम्हारे इस बड़े दिल और तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत के आगे हार चुका हूँ। आई लव यू सानवी, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरी जान। ये कहते ही आर्यवीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने बहुत ही शिद्दत और तड़प के साथ अपने होंठ सानवी के माथे पर रख दिए। वो स्पर्श महज एक स्पर्श नहीं था, बल्कि अपनी पूरी रूह, अपना पूरा वजूद सानवी के नाम करने का एक खामोश वादा था। माथे से होते हुए उसके होंठ सानवी की उन बंद पलकों पर फिसले जो हया के मारे कांप रही थीं। सानवी की आंखें बंद थी, पर उसके होंठों पर एक बेहद खूबसूरत और तृप्त मुस्कान थी। उसने अपनी नाजुक उंगलियों से आर्यवीर के कॉलर को कसकर भींच लिया। जब आर्यवीर ने अपने होंठ पीछे हटाए तो सानवी ने अपनी शरारत और प्यार से भरी आंखें खोलीं और उसकी घनी मूंछों को अपनी उंगलियों से हल्के से सहलाते हुए बोली, तो मिस्टर एंग्री मैन, आखिर आपने मान ही लिया कि इस दिल पर सिर्फ मेरा हक है। वैसे रुद्र को तो मैंने गोद ले लिया, लेकिन इस बड़े से बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। आर्यवीर के होंठों पर एक दिलकश मर्दाना मुस्कान उभर आई। उसने एक झटके में सानवी को कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया, जिससे सानवी का सीना सीधे उसके चौड़े सीने से जा टकराया। उसे तो तुमने सिर्फ गोद लिया है सानवी, पर इस बड़े बच्चे को तो तुम्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, और यकीन मानो उसकी जिद और जुनून बहुत खतरनाक है। आर्यवीर ने बेहद सुलगती और भारी आवाज़ में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। बाहर दुनिया में चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, पर इस वक्त उस बंद कमरे में केवल उन दोनों की बेइंतहा मोहब्बत, एक नया मुकम्मल परिवार और एक दूसरे के वजूद में खो जाने की अटूट चाहत थी। धीरे धीरे सिंह मेंशन की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। रुद्र की मासूम और नटखट शरारतें पूरे घर में खुशियों के रंग बिखेरने लगी थीं। दादा हुक्म, गायत्री देवी और आर्यवीर के पापा अनंत जी सब उस बच्चे की तोतली आवाज़ और चहक को पाकर बेहद खुश थे और अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताते। दूसरी तरफ सूर्यवीर जब जब रुद्र को देखता, उसके पत्थर दिल के भीतर छुपा बाप का स्नेह और ममता धीरे धीरे जागने लगती थी। वो अपनी ही औलाद से नजरें चुराता जरूर था, पर उसका दिल अंदर ही अंदर रुद्र के लिए तड़पने लगा था। और एक दिन वही हुआ जो कुदरत को मंजूर था। रुद्र लॉबी में खेलते खेलते सीढ़ियों की रेलिंग के बेहद करीब चला गया और वहां से नीचे लटकने लगा। उसे इस हालत में देखकर सूर्यवीर की जैसे जान निकल गई। वो बिना एक पल गवाए बेतहाशा भागा और रुद्र को नीचे गिरने से ऐन वक्त पर बचाकर अपने सीने से भींच लिया। डर और घबराहट के मारे सूर्यवीर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो पागलों की तरह रुद्र के पूरे चेहरे को चूम रहा था। दूर खड़े पूरे परिवार की आंखों में ये देखकर आंसू आ गए। आखिरकार अपने बेटे के लिए सूर्यवीर की सोई हुई मोहब्बत जाग ही गई थी। इस हादसे ने सूर्यवीर को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी सारी अय्याशियां और गलत काम हमेशा के लिए छोड़ दिए और सही रास्ते पर चल पड़ा। कुछ समय पहले जिस शालिनी नाम की लड़की ने उसके धोखे और प्यार में पागल होकर अपनी जान देने की कोशिश की थी और जो अस्पताल में एडमिट थी, सूर्यवीर ने अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए उससे शादी कर ली। शालिनी भी ठीक होने के बाद खुशी खुशी रुद्र को अपनी औलाद के रूप में अपनाने की बात करती है, लेकिन जब ये बात सामने आती है तो सानवी और आर्यवीर साफ शब्दों में रुद्र को उन्हें सौंपने से मना कर देते हैं। आर्यवीर और पूरे परिवार का दृढ़ता से यही कहना था कि रुद्र इस पूरे परिवार का बड़ा बेटा है और उसकी असली माँ सिर्फ और सिर्फ सानवी ही है।
जिसने उस वक्त रुद्र को अपनाया था जब उसके सगे बाप ने उसे ठुकरा दिया था। शुरुआत में सानवी अंदर से डर गई थी कि कहीं सूर्यवीर सच में उसके कलेजे के टुकड़े रुद्र को उससे वापस न छीन ले, लेकिन जब आर्यवीर अपने फैसले पर अड़ा रहा और खुद सूर्यवीर ने भी रोते हुए अपनी गलती मानकर रुद्र को सानवी के पास ही रहने देने की बात मान ली, तो सानवी के दिल को असीम सुकून मिला। वो बेहद खुश हो गई और उसने कृतज्ञता से अपना सिर आर्यवीर के मजबूत कंधे पर टिका दिया। इतने में रुद्र भी अपनी नन्ही टांगों से भागता हुआ आया और सीधे सानवी की गोद में चढ़ गया। सानवी ने खिलखिलाकर उसे अपनी बाहों में उठाया और बड़े लाड से उसके एक गाल पर प्यार किया। ये देखकर रुद्र ने शरारत से अपने दूसरे गाल पर उंगली रखी थी। ये देखकर रुद्र ने शरारत से अपने दूसरे गाल पर उंगली रखी और आर्यवीर की तरफ देखा। आर्यवीर के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान तैर गई और उसने झुककर रुद्र के दूसरे गाल पर अपने होंठ रख दिए। सिंह मैंशन का आंगन आज एक मुकम्मल सुखी और अटूट परिवार की गवाही दे रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।